देखिए बच्चे लोग, आज आप लोगों को, ठीक है, हिंदी का पंक्ति पढ़ाते हैं। जो सप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहेगा परीक्षा में, वो 5 अंक का पूछेगा, ठीक है। दो सबसे अंतिम में यही क्वेश्चन रहता है, सप्रसंग व्याख्या करे, 5 अंक का पूछेगा, ठीक है, पंक्ति वाला। अधिकतर बच्चा क्या होता है, पंक्ति वाला पर ध्यान ही नहीं देता है, परीक्षा तक ध्यान नहीं देता है, क्योंकि अदर विषय में लगा रहता है, जैसे मैथ में, एसएसटी सब में। तो हिंदी पर कम फोकस करता है, क्या करता है, बहुत हिंदी पर क्वेश्चन आंसर पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन हम तो क्वेश्चन आंसर कराए हैं, इसका पंक्ति खाली बचा होता है, पंक्ति करा देते हैं, तब पंक्ति तुमको लोग को नहीं छूटेगा, अंतिम में रहता है पंक्ति, सबसे अंतिम में रहेगा। जो क्वेश्चन रहेगा सबसे अंतिम में रहेगा, सप्रसंग व्याख्या करे। समझ ही नहीं आता बहुत बच्चा कि इसमें क्या करना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा ऐसा वर्ड जिसमें बतलाते हैं। इसमें देखो पंक्ति करा है, एक लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, और उनके माता पिता को इस पर गर्व है, सप्रसंग व्याख्या करे। परीक्षा में ऐसे ही पूछेगा, अंत में जो क्वेश्चन क्या कर देगा, सप्रसंग व्याख्या करे। समझ गया ना। तो ये पंक्ति जब दे देगा तुमको परीक्षा में, तो समझना पड़ता कि पंक्ति कौन पाठ से लिया गया, पहले दिमाग लगाना होता है कि पंक्ति कौन पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, दोनों लिखेगा तभी परीक्षा में नंबर देगा ना। 5 नंबर का रहता है, कोई नंबर नहीं देगा। वो मेन होता है हेडलाइन कि पंक्ति कहां से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। जैसे यहाँ देखो, अब दिमाग जैसे तुम कभी नहीं पढ़ ले रहेगा, तुम एक बार परीक्षा में जाता है नहीं पढ़ ले रहेगा, तो तुम सोचे पड़ता है कि इसमें हो करना कथी है, व्याख्या करना। पढ़ ले रहेगा तो जाना कि लड़कियां क्या कठपुतलियां है। तो जब ये कौन चैप्टर के 20 के दांत नहीं है कि सेन साहब के 5 को लड़की, तो तुम दिमाग लगा को ये कौन पाठ से लिया गया है, तो 20 के दांत। इसका लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा, यही ना है, नलिन बिलोचन शर्मा। जब पंक्ति पूछेगा तो पहले दिमाग लगाना कि कौन पाठ से है, इसके लेखक का नाम याद रहे करेगा, तब उसका व्याख्या करना शुरू करना कि इसमें लेखक कहता क्या, लेखक कहना क्या चाहता है। जैसे यहाँ देखो, पंक्ति जब पूछेगा तो इसका आंसर कैसे लिखना, पहले लिखना यह पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति, ठीक है, 20 के दांत गोदुल भाग 2 से लिया गया है। समझ गया, गोदुल भाग 2 गदखंड से लिया गया, इसे लिख सकता है कौन पाठ। समझ गया कि प्रस्तुत पंक्ति कहां से लिया गया 20 के दांत से, 20 के दांत प्रस्तुत पाठ गोदुल भाग 2 लिख सकता है ना, तो छोड़ भी सकता है। अगर सीधा लिखने का मन से लिखना है, ये प्रस्तुत पंक्ति कहां से लिया गया है, तो 20 के दांत से ली गई, तुमको समझ में ना आएगा, ठीक है। जिसके लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा, तुमको लिखना पड़ेगा ऊपर में, जिसके लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा है। इस पंक्ति अब लिखना है हर क्वेश्चन में, जो भी पंक्ति वाला रहेगा लिखना, इस पंक्ति के माध्यम से जब लिखना शुरू करना, ठीक है, तो लिखना पहले प्रस्तुत पंक्ति के लेखक, पहले ये भी लिख सकता कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। यह पंक्ति कहां से लिया गया, 20 के दांत से। लिखना इस पंक्ति के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि लेखक क्या कहना चाहता है कि सेन साहब की 5 गो लड़कियां है, अब 5 बड़ी सुशील है, ठीक है, लेकिन वो लड़की नहीं बल्कि क्या है, कठपुतली है। कह रहे हैं इसमें कि लड़कियां क्या कठपुतलियां है, तो कठपुतली किसको कहा जाता है, जो दूसरे के इशारे पर नाचता है, उसको क्या कहा जाता है, कठपुतली, ठीक है। तो सेन साहब की 5 गो लड़कियां, 5 क्या है, बड़ी सुशील है, तो लेकिन वो लड़की नहीं बल्कि कठपुतली है। कि कठपुतली का अर्थ क्या होता है, दूसरे के इशारे पर नाचना। तो उसी प्रकार 5 लड़कियां का यही हाल है कि वो अपने जो भी उसके पिताजी कहता है वही पालन करती, मतलब कठपुतली के तरह। उसका बेटा भी रहता है ना, खोखा कासू, तो वो तो बिगड़ल रहता, वो तो किसी का बात नहीं मानता, लेकिन उसका जो बहन रहता 5 बहुत ही अच्छी रहती, कि जो भी उसके पिताजी कहेगा, जो काम करने के लिए वही करेगी। और जब जो काम करने के लिए कहेगा वही करेगा, तो एक तरह से ना उसके बात पर, उसी का बात में फॉलो कर रहा है, कि जो कर रहा है कि वहां नहीं जाओ तो वहां नहीं जाओ, यह काम करो तो यह काम करो। तो लड़की क्या है, कठपुतली है, जो अपने पिताजी से डर के रहती है, अपना जीवन व्यतीत कर रही है। उसको जिस प्रकार उसके भाई को छूट मिला हुआ है, जो भी कर रहा है, जो भी तोड़फाड़ कर रहा है, चाहे किसी को मारपीट कर रहा है, तो उसका पिताजी और उसको डांटने के बजाय क्या कर रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है ना, कि हाँ मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। ही ना कहानी में मेरा बेटा जब तोड़फोड़ करता मोटर कार के, तो उसका पिताजी क्या कहता है कि मेरे बेटे में ना इंजीनियर बनने का लक्षण है। लेकिन बेटी वही काम करेगा, कुछ भी थोड़ा तोड़फोड़ करेगा, तो उसके पिताजी क्या करता है, उसको डांटने लगता है, उस पर चिल्लाता है, मतलब बेटी को वह कम तवज्जो देता, वह नहीं मानता। यह ना हुआ। तो लड़की क्या है, लड़की एक तरह से कठपुतली है। जब तुमको इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तुम जितना उसके बारे में जानते रहेगा, और अपना जो दिमाग ला के उसके बारे में पूरा लिख सकता है, ठीक है, तुमको नंबर दे देगा, ठीक है। तो इसका आंसर लिख सकता है इस प्रकार कि लड़की जो उसकी 5 लड़की रहती है, वो कठपुतली के समान रहती है, वो डर के रहती है, जो उसके पिताजी कहते वही मानती है,
वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करती है, वो कठपुतली की तरह जीवन जीती रहती है। उसका कोई अधिकार नहीं है अपने भाई की तरह, मतलब कासू की तरह कोई अधिकार नहीं है। वो हमेशा गार्जियन के दबाव में रहती है, जो माता पिता जो कहेगा वो करेगा। वो बिना पूछे कहीं नहीं जाती, तुमको लिखना है बना बना, वो बिना बिना पिताजी से पूछे, सेन साहब से पूछे कहीं जाती भी नहीं है। जब उसके पिताजी कहीं बोलते कि वहां जा तभी जाती है, मतलब चारों बड़ी सुशील और बात मानती। लेकिन एक तरह से उसको लेखक क्या बोलता है, कठपुतली ना होता, उसका कठपुतली है, ठीक है। तो कठपुतली मतलब होता है दूसरे की बात पर रहने वाला, दूसरे के इशारे पर नाचने वाला, क्या कहते हैं, कठपुतली। समझ गया ना। इसका आंसर कैसे लिखना, पहले तो लिखना कि कौन पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, तब उसका आंसर देना तुम शुरू करना। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है इसका पंथी का, कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। देखो दोनों क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन लड़कियां क्या कठपुतलियां उनके पिता है ना, उनके माता पिता को इस पर गर्व है, सब प्रसंग व्याख्या करे, बतलाए थे ना कि लड़कियां क्या कठपुतलियां, तो बतलाए थे ना कि उनके माता, हाँ उसमें थोड़ा समझ लो, उनकी क्या करे इसमें, उनके माता पिता को इस पर गर्व है। उनके माता पिता को क्यों गर्व होता है, उसके माता पिता सोचता है, सेन साहब और उनकी पत्नी, कि मेरी जो बेटी है ना बहुत सुशील है, तो उसको गर्व होता है इस बात को कि हम जो बोलते हैं वो करती है। उस पर मतलब उसके माता पिता को इस बात को क्या है, गर्व है। लेकिन लड़की सोचती क्या है, जो उनके पांचों जो बेटी रहती है क्या सोचती कि मैं कठपुतली की तरह हूँ, जो मेरे माता पिता कहते वही मैं कर रहा हूँ। लेकिन उनके माता पिता को इस बात का क्या है, गर्व नहीं होता है कि, और कोई अच्छी लड़की रहेगा तो उसके माता पिता कहेगा हाँ मेरी बेटी अच्छी है, सब बात मानती है, तो उसके माता पिता को तो गर्व हो रहा है। लेकिन लड़की को थोड़ा अजीब फील हो रहा है कि हम अपने माता पिता जो करा वही, हमको जीने का अधिकार नहीं है, ठीक है। पूरा जो होता है ना थोड़ा बहुत छूट देना, वो नहीं है, ठीक है। देखो दूसरा पंथी क्या कर रहा है कि कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बड़े मनुष्य उन्हें काट देगा, ठीक है। ये कहाँ के है, कौन कौन पाठ से लिया गया, नाखून क्यों बढ़ती है ना, है क्या है इसका लेखक, हजारी प्रसाद। कौन है इसका लेखक, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पाठ का नाम क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें तो तुमको क्वेश्चन तुम लोग पहले में पढ़े हैं कि नाखून का मनुष्य बार बार नाखून क्यों करता है, यही ना क्वेश्चन पढ़ाए थे तुम लोग को, चाहे मनुष्य का नख बढ़ना कैसा, इस प्रकार का क्वेश्चन जो पढ़े है। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो देखना, अगर तुमको परीक्षा पूछे कमबख्त नाखून बढ़ते, तो तुम समझ जाए कि वही कौन पाठ से लिया गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं। सिर्फ इसका लेखक के नाम याद रखना, लेखक का नाम क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब लिखना है इसे कि प्रस्तुत पंथी के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। यह प्रस्तुत पंथी, यह पंथी कहां से लिया गया है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, गोदुल भाग 2 से लिया गया। अब इसके बारे में लिखना कि क्या कह रहा है लेखक, तो लिखना इसमें कि लेखक कहते हैं कि जो नाखून जो है ना, आदि मानव से लेकर, मतलब जब मनुष्य जब विकास कर रहा था, आदि मानव था, तो मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाता था उस समय, क्योंकि शिकार करने के लिए। उस समय तो आविष्कार तो नहीं कुछ हुआ था, तो वो क्या करता, नाखून से शिकार करता था, मतलब उसके लिए उस वक्त क्या था, अच्छा बात था नाखून को बढ़ाना, कि वो जंगली जानवर से क्या करता था, लड़ता था। लेकिन जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, मानव जब तरक्की किया, सभ्यता आगे बढ़ा, मानव जब आगे बढ़ते रहा, तो वो सोचा कि नाखून, मतलब अब मानव क्या किया, से हथियार बना लिया, नाखून की तो जरूरत न पड़ा, मतलब शिकार करने के लिए क्या किया, लोहा के हथियार बना लिया, मारने होने के लिए जानवर के। जब लोहा के हथियार बना लेगा, अस्त्र शस्त्र, बाद में बंदूकों बना लिया, चक्कू बना लिया, तलवार बना लिया। तो जब चक्कू बंदूक तलवार बन जाएगा, तो नाखून के कौन काम है, शिकार के तो बंदूके से मार देगा ना, जो जंगली जानवर को बंदूक से मार देगा, तो शिकार करने के लिए तलवार बना लेगा, चाकू बना लेगा, तो नाखून का महत्व घट गया। तो मनुष्य खुद को सभ्य दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए क्या किया, नाखून को काटना शुरू कर दिया, कि नाखून का कोई काम अब नहीं है। क्यों काटना शुरू किया, क्यों अच्छा दिखने के लिए, समाज हमको अच्छा बोले। जब नाखून जब कोई रखता है बड़ा बड़ा, तो नहीं कहता जानवर की तरह नाखून बड़े, मतलब जानवर से उसका कंपेयर कर देता है, कहला कि नाखून देखो, जानवर नाखून कहीं ना काटता है, जानवर नाखून हम लोग की तरह काटता है, इसलिए जानवर से कंपेयर किया था कि जानवर नाखून नहीं काटता। हम लोग इंसान है, तो इंसान क्या करता है कि अच्छा दिखने के लिए, कि हम कोई नहीं से इसलिए नाखून काटता है। फिर सुना कि कुत्ता और बिलाई नाखून काटता है ब्लेड से, उन्हें काटता, वो तो ऐसे ही रखता है। शेर बाकी नाखून काटेगा, नहीं काटेगा, तो नाखून उसका हथियार रहता है। शेर बाकी नाखून से वो क्या करता है, कोई शिकार करता है, शेर बाकी नाखूने से ना पहले मारता है, तो इंसान भी पहले नाखूने से शिकार करता था। जब मानव का विकास हुआ, आगे बढ़ता गया, ठीक है, विकास हुआ, तो नाखून को काटना शुरू किया। तो कह रहा इसमें
कम वक्त नाखून क्यों बढ़ते हैं, मनुष्य उन्हें मनुष्य में बढ़ने नहीं देगा। इस लेखक करा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ रहा है, लेकिन जितना भी नाखून बढ़ जाए मनुष्य क्या करेगा, उसको काट देगा। मनुष्य नाखून को कोई अब अभी के वर्तमान समय में नाखून का कोई अहमियत नहीं है। इसलिए करा कि लेखक ताना मारता है, व्यंग करता है किस पर, नाखून पर, कि तुम क्यों बढ़ते हो। करा मनुष्य तो इसको तो काटिए लगा था, बढ़ता क्यों है। और समझ गया ना, इसका आंसर जब लिखना शुरू करना तो पूरा तुम लिख सकता है कि जब मानव का विकास हुआ तो शुरुआती दौर में वह शिकार करता था, इसलिए नाखून की जरूरत थी। लेकिन अब जब सभ्य समाज आगे बढ़ता गया, विकास होता गया, तो नाखून को काटना शुरू कर दिया। तो लेखक यही व्यंग करता है कि नाखून कम वक्त नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखूने पर व्यंग कर दिया कि नाखून को नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसी बढ़ेगा मनुष्य क्या करेगा, उसको काट लेगा, जैसी बढ़ेगा फिर काटेगा। तो नाखून का भी वर्तमान समय में कोई अहमियत नहीं रखता है। और शौक से बढ़ाता हुआ अलग बात, लेकिन नाखून का काम है जो हर चीज का ना हर उपाय है। चिमटा आ गया, नाखून से पहले बहुत काम होता है कि नाखून से ये काम करना वो काम करना है, ठीक है, लेकिन सब का सब उपाय आ गया, इसलिए नाखून का कोई अहमियत नहीं है। समझ गया। देखो अगला क्वेश्चन इसका, देखो क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है इसका, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। ठीक है, देखो ये पंक्ति जो है तुमको पता ही लग गया होगा कि पंक्ति कहां से लिया गया, मतलब चुराकर वाला बात है, ले गया होता तो संतुष्ट, मतलब क्या करे इसमें, संतोष हो जाता। तो ये पंक्ति कहां से, बहादुर पर, बहादुर से ना है कि बहादुर पर इल्जाम लगता है, झूठा आरोप कि वो कुछ चुरा लिया है, उसको मारता पीटता है लेखक के द्वारा, उसकी पत्नी निर्मला के द्वारा, किशोर के द्वारा, उसका जो बेटा रहता है तो घर छोड़ के भागता है, तो उसी पर। ठीक है, ये कहाँ, इसे इसका आंसर क्या लिखना है, कहां से लिखना शुरू करना, बतला ही दिए कि पहले लिखना यह पंक्ति, ठीक है, बहादुर पाठ से ली गई, बहादुर पाठ, बहादुर गोदुल भाग 2 से ली गई, बहादुर पाठ से ली गई। ठीक है, जिसके लेखक कौन है, अमरकांत। तो वहां लिखना शुरू करना कि इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहते हैं कि, लेखक क्या कहते हैं कि जब बहादुर बहादुर घर से क्यों भागता है, क्योंकि उस पर चोरी का क्या करता है, झूठा इल्जाम लगता है उस पर, सब मतलब जो रिलेशन के आदमी आया था उसके घर में, तो उसी पर ना इल्जाम लगाता कि बहादुर ही पैसा चोरी किया है। तो लेखक पीटता, सब पीटता, पहले तो उसकी जो लेखक की पत्नी निर्मला ही पीटती है, उसका बेटा किशोर भी पीटता है, अब बाद में लेखक भी पीटता है। इसके कारण क्या होता है कि बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। लेकिन जब घर छोड़कर चला जाता है, कुछ नहीं ले आता, चुरा के कुछ उठा के नहीं ले आता, घर में सब खाली हाथ ना जाता है, वो नहीं लेके जाता है, तो लेखक को बहुत अफसोस होता है। लिखना, लेखक को बहुत अफसोस होता है कि वह घर से गया लेकिन कुछ लेके भी नहीं गया। अगर कुछ चुरा के जाता घर से तब ना उसको अंदर से होता, चलो चोरी का इल्जाम लगा तो चुरा के कुछ भाग गया, तब पुष्टि हो जाता कि ओहे चुरा के भागा। समझा क्या कह रहे हैं कि अगर बहादुर लेके जाता घर से चुरा के, तब ना उसको लगता हाँ पहले भी पैसा वह चुरा लेता, अभी वो चुरा के भाग गया। अगर कुछ ले घर से उठा के ले आता तो सब समझता कहा वो चोर था, तब ना पैसों चुराया होगा और सामानों चुरा लिया। लेकिन जब कुछ लेके ना जाता तो बहादुर जो जिसका नौकरी करता लेखक, चाहे उसका जो पत्नी थी निर्मला, उसका बेटा किशोर, सब सोचता है कि नहीं इसका मतलब पैसा वो नहीं चुराया था, तब ना घर से भी कुछ लेके नहीं गया, खाली यहाँ से चला गया। तो पुष्टि इस बात का नहीं होता, उसका लेखक समझ आता कि बहादुर पर जो इल्जाम लगा था, जो लगाया गया था वो क्या था, झूठा था। नहीं तो अगर सच्चा रहता, वाकई में बहादुर चोर रहता था, औरों को चुरा के भाग सकता था। अगर भागवे किया, राते के भागा होगा तो और कुछ चुरा के भाग सकता था महंगा सामान, लेकिन बहादुर कुछ लेके नहीं भागता। तो लेखक को क्या होता, बाद में क्या होता है, अफसोस होता है। वही करा इसमें लेखक कहता अगर वो लेके भागता तो उसको संतोष हो जाता, उसको पूरा अनुभव हो जाता कि बहादुर ही चोर है, लेकिन उसको बाद में क्या होता, पछतावा होता। समझ गया ना। इसको उसमें और क्वेश्चन भी है तुमको, लेखक जग के जाने के बाद सबको पछतावा क्यों होता है, सब उसे मिल जाएगा, पढ़े ना क्यों पछतावा होता है कि सब लेखक जो बहादुर था सब मतलब काम करे था, सबका निर्मला को या किशोर के यहाँ तक जूता उसको साफ कर देता, सबको पछतावा होता कि अब कौन काम करेगा। समझ गया नहीं क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा कि बहादुर पर झूठा चोरी का इल्जाम लगता है, बहादुर को चुरा के भी नहीं जाता, घर छोड़ के भाग जाता, उसको मारता पीटता, उसको तो मारपीट करता सब। यही इसमें आंसर लिखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसका अगला पंक्ति। ठीक है, अगला पंक्ति कह रहा है क्या कि मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ, उस नाचने वाले का। देखो परीक्षा में जब इस प्रकार का पंक्ति रहेगा, ठीक है, जो तीनों पंक्ति बता, तीनों वीवीआई, ये भी वीवीआई, ठीक है ना, सर्वप्रथम व्याख्या करने के लिए। ठीक है, अब पता नहीं सब ये सब जब तक तुम समझेगा नहीं, सबके ना आंसर तुम दे ही नहीं सकता है। अब एक बार तुमको पूछ देगा, मैं तो
मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ, पता न लगा कि कौन पार्ट से इसमें करना क्या है, पता चलेगा? इसमें कुछ पता लग रहा है कि जीजित में निखरत हूँ, कौन पार्ट से? जीजित में निखरत हूँ। इसका लेखक क्या है? रसीम वाजपेयी है ना, रसीम वाजपेयी ना, रसीम वाजपेयी, ऐसे होगा, ऐसी ना, ठीक है। देखो, तो इसका लेखक है रसीम वाजपेयी, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, जैसे क्वेश्चन, जैसे कोई बच्चा क्या करेगा, सब टिक मार मार के याद करता है, जो टीचर से टिक मार मार के याद करवाता है, कुछ तो समझ में आएगा। इसमें इतना अजीब टाइप के दिले, इसलिए कभी भी रट के नहीं पढ़ो, समझ के पढ़ेगा, इसका अपना भाषा में तोड़ो, और उसका तुमको पूरा इसमें आएगा नंबर, ठीक है। एक पेज कम से कम लिखो पंक्ति वाला। देखो इसमें क्या कर रहा है, इसमें मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ, उस नाचने वाले का, मतलब उस नाचने वाला किसका? देखो, तो इसमें क्या कहता है, इस पंक्ति के पंक्ति पे लिखना है, ये प्रस्तुत पंक्ति के लिए कौन है? रसीम वाजपेयी है। यह पंक्ति कहां से लिया गया? यह पंक्ति जीजित में निखरत से ली गई है। इसमें जो है क्या कहता है, बिरजू, इसमें लेखक क्या कहते हैं? बिरजू महाराज है। बिरजू महाराज नर्तक थे, नहीं नर्तक न थे, तो महान नर्तक थे बिरजू महाराज। तो कहते हैं कि मैं तो महान नर्तक, मैं तो एक नर्तक हूँ, मैं तो नाचता हूँ, लेकिन असल असल नचाने वाला कौन है? उस नाचने वाले का असल नचाने वाला कौन है? तो ईश्वर है। क्या है? ईश्वर, क्योंकि ईश्वर है ना संसार चलाता, मैं तो उनके सामने तुच्छ प्राणी हूँ। ये सब काम कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है। मतलब उनको ना, बिरजू महाराज को ईश्वर पर क्या है? भरोसा है, उनका समर्पण भाव है, कृतज्ञता है। मतलब किसे? ईश्वर पर, मतलब वो क्या है, बिरजू महाराज मतलब क्या रहते हैं? आस्तिक रहते हैं। क्या होते हैं? आस्तिक, मतलब ईश्वर को मानने वाले। तो वही कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो नाचता हूँ, और ईश्वर क्या करता है? नचाता है, क्योंकि पूरा दुनिया की ईश्वर चला रहा है, जो हमको दे रहे ईश्वर हम उसको पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ईश्वर ही दुनिया को चलाती है। इसे क्या पता चलता है कि जो बिरजू महाराज थे वो क्या थे? आस्तिक थे। आस्तिक माने होते जो भगवान को मानता है, नास्तिक में क्या होता है? जो भगवान को नहीं मानता है। तो बिरजू महाराज आस्तिक थे, उनको ईश्वर को मानते, ईश्वर के प्रति उनका समर्पण भाव है, और हमेशा ईश्वर को शुक्रिया अदा करते हैं कि हाँ, जो भी कुछ मैं बना हूं, नर्तक बना हूं, चाहे तो आप ही का इसमें क्या है? देना ना, कुछ कोई बन जाता है तो भगवान का दिया है। तो मतलब भगवान को क्या करते थे? मानते थे। समझ गया नहीं क्वेश्चन? उच्चार देखो, अगला पंक्ति देखो, कह रहा है इसमें आगे, राम नाम बिनु आरुधि मरे, है ना, आरुधि मरे। देखो, जो चारों बतलाए हैं गद खंड के था, अब बतलाएंगे ना क्या है? काव्य खंड के, जो कविता वाला नहीं रहता है, काव्य खंड का। कहा क्या? काव्य खंड का, ठीक है। तो इसका लेखक कौन है? गुरु नानक। राम बिनु बिरथे, चैप्टर का नाम क्या? राम बिनु बिरथे। जब इसका आंसर लिखना शुरू करेगा तो क्या लिखेगा? तो यह पंक्ति राम बिनु बिरथे गोदुल भाग 2 से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? गुरु नानक। तो एगो क्वेश्चन तुम लोग को पढ़े, वाणी कब विष के समान हो जाती? पढ़े ना। तो जिस वाणी में राम का नाम नहीं हो वो वाणी विष के समान, इसका आंसर है ना। जिस वाणी में राम का नाम नहीं हो वो वाणी विष के समान हो जाती, इसीलिए मनुष्य को राम का नाम जपना चाहिए। तो वही जो उसी क्वेश्चन, जब वही चैप्टर के है तो उसी टाइप का आंसर इसमें लिखाएगा। इसका आंसर लिखना, प्रस्तुत पंक्ति के लिए गुरु नानक जी है। यह पंक्ति कहां से लिया गया है? राम बिनु बिरथे से। इसमें गुरु नानक जी कहते हैं कि इस संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लिया है उसके लिए राम नाम का जाप जपना जरूरी है। अगर राम नाम का जाप नहीं जपेगा तो संसारिक मोह माया के बंधन से हमेशा उलझा ही रहेगा, मतलब उससे बाहर नहीं निकलेगा। गुरु नानक जी कहते हैं कि राम नाम के नहीं जपने से ना मोह माया में, लोभ में फंसा ही रहेगा, उसका कोई काम नहीं बनेगा, उसका जो वाणी होगा वो विष के समान होगा। इसलिए राम का नाम, तो क्या बतला रहे थे कि राम बिनु बिरथ, ये ना बतला रहे थे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कवि जो बतलाए हैं कि जिस वाणी में राम का नाम नहीं हो वो वाणी क्या होता है? विष के समान। और जो भी व्यक्ति इस संसार में जन्म लिया वो उससे राम का नाम जपना चाहिए। कौन कहते हैं? गुरु नानक जी। तो इसका जब आंसर लिखना शुरू करना तो वही जो बतलाए कहां से लिखना है? यह पंक्ति के, इस पंक्ति के लेखक है गुरु नानक जी। यह पंक्ति राम बिनु बिरथे गोदुल भाग 2 से ली गई है, उसका लिखना शुरू करना कि गुरु नानक जी कहते हैं कि राम के बिना जीवन व्यर्थ है। जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेगा, ठीक है, वो संसारिक मोह माया लोभ में फंसा ही रहेगा, उससे बाहर नहीं निकल सकता। समझ गया? ये देखो अगला पंक्ति देखो क्या कर, अगला पंक्ति में स्वर्ण सासे पर है ना, पदतल लुंठ है ना, लुंठित धरती सास सहिष्णुनी मन कुंठित, यही ना करे इसमें।
तो ये जो पंक्ति अगर तुम्हें डायरेक्ट दे देगा परीक्षा में, तुम इसके बारे में पढ़ लेना रहेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए पहले इसके बारे में समझो, इसकी पंक्ति कहाँ से लिया, जितना बतला छवा नंबर ना है, और सब भी है, सब तुम्हारा परीक्षा में से 6 में से तुमको एक ही दो आएगा, एगो बनाना है, गारंटी है कि इसमें से कोई आ ही जाएगा, ठीक है, 6 में से कोई, सब भी आई है। देखो तो ये कहाँ पहले लिखना है इसके आंसर, प्रस्तुत पंक्ति के लेखिका कौन है, सुमित्रा नंदन पंत है। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है, तो भारत माता पाठ से ली गई, गोदुल भाग 2 भारत माता पाठ से ली गई, ठीक है। इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहती है सुमित्रा नंदन, क्या कहते हैं, क्या कहती है लेखिका, कि जो भारत शुरू से विदेशियों के अधीन रहा है, पराधीन रहा है, मतलब गुलाम रहा है। यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ के जो कृषि है, सब पर किसका अधिकार था, विदेशियों का। तो यहाँ के लोग इतना अच्छा अन्न उपजाते हैं, ठीक, कृषि कार्य करते हैं, यहाँ के लोग अपना भारत माता से प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ किसके अधीन रह गया, तो अंग्रेज का कभी था, कभी मुगल का था, तो अंग्रेज का भी शासन था भारत में, अंग्रेजों लूटा भारत के, फिर मुगलों लूटा, तो मुगल अंग्रेज सब लूटा, तो करा कि तो यही करा लेखिका कि भारत माता हमेशा से दूसरे ही देशों का गुलाम रहा है, मतलब भारत के लोगों को कोई अधिकार नहीं रहा है। तो यहाँ के लोग ना दूसरे के पैरों के तले दबते रहे, जिसके कारण यहाँ कितनों भी उपज होता रहा, उपज मतलब कृषि कार्य कितनों भी उपज होता रहा, लेकिन यहाँ के लोग अपना अधिकार मिला ही नहीं, ठीक है, चाहे कितना भी वो अच्छा काम कर ले। बाद में फिर हमारा देश आजाद हुआ, फिर कुछ अधिकार मिला, लेकिन जब तक गुलाम था भारत तक कुछ अधिकार मिला था, सब कुछ तो अंग्रेजी के था, ठीक है, यही इसमें कह रहा है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसका क्या कह रहा है, दूर से ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। देखो जब ये पंक्ति तुम देख रहा है तो पता लग रहा है कि पंक्ति कहां से लेगा, कौन पंक्ति, दूर से ललकारता, याद है एक वृक्ष की हत्या, उसका जो लेखक जो कवि है कुंवर, इसका लेखक कुंवर नारायण, एक वृक्ष की हत्या के लिए कौन है, कुंवर नारायण। तो नहीं पढ़ा थे जो कवि है उसके दरवाजे पर एक पुराना वृक्ष रहता है, ठीक है, तो पुराना वृक्ष है, तो उसी के बारे में वर्णन है, कहां से लिया गया है, इस प्रकार का पंक्ति रहेगा, दूर से ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेगा कि प्रस्तुत पंक्ति के लेखक कौन है, कुंवर नारायण। यह पंक्ति कहां से ली गई, एक वृक्ष की हत्या से, ठीक है। तो इसके माध्यम से लेखक क्या कहते हैं, कवि क्या कहते हैं कि कवि के दरवाजे पर, लेखक के दरवाजे पर एक पुराना वृक्ष है चौकीदार की तरह। जब भी लेखक जाता है अपने घर पर, यानी अपने घर पर जाता है, तो उसे वृक्ष जो है ना पूछता है, उसे आवाज देता है कि तुम कौन हो। हालांकि कोई भी चौकीदार रहता है और कोई भी अनजान व्यक्ति जाएगा, चाहे उसको कम दिखाई पड़ेगा, चाहे अपने आदमी रहेगा, तो पूछेगा ना कि हाँ तुम कौन हो, तो जवाब दे हाँ मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तो वो समझ आ कि हाँ हमको जो रख ले सो है, तो उसको नहीं कुछ बोलेगा। अनजान आदमी रहेगा उसके खिलाफ बोलेगा कि तुम यहाँ क्यों आए इस घर में। तो वही वृक्ष जो है, तो उसको किससे कंपेयर किया गया, बूढ़ा चौकीदार से। जब भी लेखक जाता है, कुंवर नारायण अपने घर पर जाता है, तो वृक्ष पूछता है कि तुम कौन हो, तो लेखक क्या जवाब देता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसमें है ना कि जब मैं जवाब देता दोस्त, मैं जवाब देता क्या, दोस्त, ठीक है। तो इसमें लेखक जो है वृक्ष को क्या मानता, अपना दोस्त। तो यह प्रकृति के ना लिखना, यह प्रकृति के प्रेम भाव को दिखाते, किस प्रकार कवि ने, कुंवर नारायण ने एक वृक्ष को, मतलब एक उसके दरवाजे वृक्ष है, किस प्रकार उनका उससे लगाव है, ठीक है। अब प्रकृति को किस प्रकार संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि जब तक पेड़ पौधा है तभी ना मानव का अस्तित्व है। पेड़ पौधा ना रहेगा तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, पेड़ पौधा खत्म, इंसान खत्म, ऑक्सीजन मिलेगा ना करेगा। तो कह रहा है कि इस जो पंक्ति के माध्यम से यह शिक्षा मिलती है कि हमें वृक्षों का, पेड़ पौधों का क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। जब तक संरक्षण नहीं कर, जब जैसे ही पेड़ का अस्तित्व खत्म होगा तो इंसान भी उसके साथ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाए, क्योंकि पेड़ पौधा से हमको मेन जो होता है ऑक्सीजन उसी से प्राप्त होता है। इसके बारे में लिख सकता है ना कि जो लेखक है, कवि है, उसके दरवाजे पर वृक्ष है, ठीक है, वृक्ष पूछता है उससे कि तुम कौन हो, जवाब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और उसके आगे और बात बनाना तो लिख सकता है कि जैसे कि जिस प्रकार बूढ़े चौकीदार के मतलब कि काने पर जो बंदूक रहता उसी प्रकार उसका टहनी लिख सकता है। जिस प्रकार बूढ़े चौकीदार के सर पर पुराना पगड़ी रहता उसी प्रकार उसका था पत्ता था। जिस प्रकार बूढ़े चौकीदार का जो जूता फटल रहता पुराना, उसी प्रकार उसका पुराना जो ब्रिज उसका भी शोरूर फटा हुआ है। तो बात बनाना तुमको लिखना है, ठीक है। तो उसे कंपेयर करता है, ठीक। जिस प्रकार हमें बूढ़े व्यक्ति के पास बैठने से अच्छा महसूस होता है उसका बात सुनने में, उसी प्रकार जब पेड़ के नीचे तुम बैठेगा तुमको अच्छा महसूस होगा, ठंडा लगेगा गर्मी में।
तो वह इसमें वर्णन कर रहा है, समझ गया। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला पंक्ति इसका देखो बहुत वीवीआई, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछ ही सकता है। देखो 6 मतलब पूरा 8 को बताया ना, 8 में से कोई तो पूछेगा परीक्षा में। देखो ये बहुत वीवीआई पूछ सकता है इस बार, प्रथम पाली में पूछा, दूसरा पाली में कभी नहीं पूछा, ठीक है। देखो क्वेश्चन कर रहा, मैं तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे, यही ना करा इसमें। याद है मेरे बिना तुम प्रभु, तुम लोग के चैप्टर पढ़ाए थे, तो उसमें क्या था, क्वेश्चन था ना कि कवि रेनर मारिया रिल्के को किस बात की आशंका है, न पढ़ाते कि ईश्वर मनुष्य न रहेगा तो ईश्वर का क्या होगा, पढ़े लेते ना। अगर मनुष्य अगर ईश्वर को पूजना छोड़ देगा तो कोई पूजेगा, तो धरती पर तो बहुत सारा मतलब इंसान भी है, जानवर भी है, इंसान के अलावा कोई ईश्वर को पूछता है, नहीं पूछता है। तो वही कवि इसमें ईश्वर पर ही सवाल करता है, ईश्वर से सवाल पूछता है, ठीक है। तो इसे ही पंक्ति में आंसर लिखना, ठीक है। क्या इसका आंसर लिखेगा कि प्रस्तुत पंक्ति के लेखक कौन है, रेनर मारिया रिल्के। यह पंक्ति कहां से लिया गया, यह पंक्ति क्या मेरे बिना तुम प्रभु पाठ से ली गई, ठीक है। लेखक क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं क्या कि ईश्वर सवाल करता है कि अगर मैं ही ना रहूंगा, ठीक है, मैं ही ना रहूंगा तो आपका वेश, आपका वृत्ति, आपका जो साम्राज्य है तो क्या होगा उसका, ठीक है। क्योंकि जो ईश्वर का जो वेश होता है ना, उसका वेशभूषा होता है, वो कौन तैयार करता है, इंसान। कि किस प्रकार ईश्वर को पूजेगा, किस रूप में पूजेगा, है ना। दुनिया में तो बहुत सारा धर्म है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख, ईसाई, अलग अलग। तो मुसलमान से अपना अलग पूछता है, तो आकार कौन दिया है, मनुष्य, कि अल्लाह है। हिंदू का क्या कि भगवान है, शिव है, विष्णु है, ठीक है। ईसाई से क्या किया, कोई जीसस को मानता है। तो अब मनुष्य आकार दिया किसको, ईश्वर को, अपना हिसाब से धर्म बनाया, अपना हिसाब से उसको पूज रहा है, ठीक है। क्योंकि धरती पर ना धर्म बना है, वहां से धर्म बन के वहां से जब जन्मता बच्चा तो थोड़ी कहता है धर्म के, तो यहाँ इंसान बनाता है, ठीक है। इसमें कह रहा है, यही कह रहा है रेनर मारे को, क्या कह रहा है कि मैं ही तुम्हारा वेश हूं, अगर ईश्वर, अगर मैं ही ना रहूंगा तो आपको कौन मानेगा, आपके लिए कौन मंदिर बनाएगा, कौन मस्जिद बनाएगा, ठीक है। इसलिए कह रहा है इसमें, फिर देखो मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठो। इसका अर्थ क्या होगा कि मैं जब करा कभी कि जैसे ही मेरा अस्तित्व गया, अगर मैं ना रहूंगा पृथ्वी पर, तुम्हारा भी क्या होगा, अस्तित्व, आपका भी अस्तित्व क्या होगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर का जो अस्तित्व है ना, इंसान के कर्म पर निर्भर, कि इंसान आस्तिक है तब तक भगवान को मान रहा है, नास्तिक जैसी होगा भगवान को नहीं मानेगा। होता है ना, वो आस्तिक होता है, इससे पहले बदला आस्तिक में भगवान को मानने वाला, नास्तिक मीन्स नहीं माने। आज के डेट में पूरा दुनिया में डिसाइड कर लिया कि हम ईश्वर को नहीं मानेंगे, तो कोई मानेगा, तोड़ दो मंदिर मस्जिद तो कोई मानेगा। लेकिन कौन मान रहा है, तो इंसान मान रहा है ना, इंसान मान रहा है, मतलब अपना हिसाब से अपना पूज रहा है, ठीक ना, समझ गया है।